तो अब हॉबिन ने अपनी माँ को बचाने के लिए सेओंगजुन और उसकी पूरी की पूरी टीम को चैलेंज कर दिया है। पर क्या हॉबिन के पास इतनी ताकत है कि वो सेओंगजुन की कंपनी के साथ भिड़ सकता है? और अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाया तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यह सेओंगजुन ये देख के हैरान होता है कि हॉबिन ने उसे चैलेंज कर दिया है। चिंता मत करो सेओंगजुन, मैं तुमसे शुरुआत नहीं करूंगा क्योंकि मैं सबसे पहले उन यूट्यूबर्स को पकड़ूंगा जो कि तुम्हारे लिए काम करते हैं। और टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा, तो इसलिए बस मेरा इंतजार करना। तब हम यहाँ पर जीसू को देखते हैं जिसने चांद का बुरा हाल कर दिया होता है और उसे अपाहिज बना दिया होता है। मैंने उसे ठिकाने लगा दिए। ये तो मुझे घर पर ही मिल गया था, पर लगता है इसकी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है। जीसू, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और हाँ, चिंता मत करना, ये तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताएगा क्योंकि इसने हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर हमला किया था। तो इसलिए अगर ये पुलिस को कुछ भी बताएगा तो इसका सच भी बाहर आ जाएगा। पर हाँ, मुझे लग रहा है कि हॉबिन शायद तुम्हें टारगेट करने वाला है। तो क्या तुम्हारे लिए ये चीजें ठीक रहेंगी ना? चिंता मत करो, वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर तुम भी ये जानते हो कि वो मुझे टारगेट नहीं कर पाएगा। तब हम यहाँ पर हॉबिन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने जीसू के साथ हुए एनकाउंटर को याद कर रहा होता है और उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि क्या वो जीसू को हरा भी पाएगा। तब वहाँ पर सैम डक की वीडियो भी चल रही होती है। इस चीज से कोई भी कमजोर किसी ताकतवर को भी हरा सकता है। जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहाँ पर आप अपने अपोनेंट के जॉइंट्स को ट्विस्ट करते हो और उनकी उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हो जहाँ से खून का फ्लो आता है, जिस वजह से ये मार्शल आर्ट रियल फाइट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पर अगर आपको एक जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से जुजुत्सु के डर को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपके अपोनेंट ने आपके डर के ऊपर काबू कर लिया तो वो आपको पकड़ लेगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी चोटें लग सकती हैं जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब यह हॉबिन अपने सिर को जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है और खुद से कह रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तब वो अपनी माँ की बेइज्जती को याद करने लगता है ताकि वो इस डर पर काबू कर सके। तब अगले दिन हम स्नैपर को देखते हैं जो कि जीसू और उसके रफ एंड रेडी चैनल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लाया होता है और ग्योल उसे देखकर कहने लगती है कि अब उन्हें इसमें से पक्का कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब वो वहाँ पर जीसू और उसके भाई की फोटो देखती है जहाँ पर वो जीसू के छोटे भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और हमें पता चलता है कि जीसू का छोटा भाई आर्म रेसलिंग का प्लेयर होता है। तब रूमी और गायोल को लगने लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जिसके जरिए वो उन्हें टारगेट कर सकते हैं, पर स्नैपर इसके लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर हॉबिन भी हैरान हो जाता है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जीसू बड़ा है और उसकी एज 19 इयर्स ओल्ड है और छोटा भाई हियोक्सु है जो कि 18 साल का है। ये दोनों भी पहले हमारी तरह ही लूजर हुआ करते थे जिन्हें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बुली किया जाता था और इन्हें बिना बात के ही बुली किया जाता था जैसा कि हमारे साथ होता था। पर अगर कोई इसका रीजन था तो मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जीसू की पर्सनैलिटी की वजह से था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और बहुत ज्यादा लेजी था, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे। तब हम देखते हैं इतना ज्यादा बुली होने के बाद हियोक्सु जीसू को ताकतवर होने के लिए कहने लगता है ताकि वो उन लोगों से अपना बदला ले सके और अपनी तकदीर को बदल सके। पर जीसू आलस की वजह से ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा होता और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा होता है जो कि वो लेटे लेटे कर सके, जिस वजह से वो जुजुत्सु की क्लासेस में चला जाता है और वहाँ के मैट पर जाकर लेट जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बताती है कि वो दोनों आज के बाद इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। तब गोल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो इतना लेजी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्किल्ड बन गया। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था। उसने तो सिर्फ 2 सालों में ही पर्पल बेल्ट को हासिल कर लिया था। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि कोई भी पर्सन 3-4 साल से पहले पर्पल बेल्ट को हासिल नहीं कर सकता, जिसका मतलब यही है कि जीसू एक गिफ्टेड पर्सन है। तब उसने 2 साल बाद उन लोगों से रिवेंज लिया जो उसे बुली किया करते थे और इस वजह से वो स्कूल का हीरो बन गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ उसे कूल समझने लगे और जीसू को इसमें काफी मजा आने लगा। और जैसे इसके बारे में इंटरनेट पे छपा वैसे ही वो और ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा लूजर था जो कि बुली हुआ करता था और उसके बाद उसने उन बुलीज को जुजुत्सु से हरा दिया। और जैसे उसने यूट्यूब स्टार्ट किया तब वो एकदम से और ज्यादा वायरल हो गया और इस तरह शुरुआत हुई रफ एंड रेडी चैनल की। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर जीसू के साथ इतना बुरा हुआ है तो आखिरकार वो सेओंगजुन का साथ क्यों दे रहा है। तो रूमी को लगने लगता है कि शायद सेओंगजुन के पास कुछ ऐसा है जिससे कि उसने जीसू को ब्लैकमेल किया है और इसी वजह से शायद वो उसके लिए काम कर रहा है। और ग्योल को ऐसा लग रहा होता है कि जीसू एक अच्छा पर्सन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीसू कोई अच्छा इंसान नहीं है और हम उसे इस वजह से टारगेट नहीं कर सकते
क्योंकि उन्हें पहले से किसी ने टारगेट कर रखा है और उनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। तो सभी लोग स्नैपर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार जीसू को क्यों टारगेट किया गया था, और हमें पता चलता है कि जीसू ने जिस लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब ये सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीसू को इसी वजह से टारगेट किया गया था और ये ऑनलाइन भी काफी फेमस हो गया था, पर इस सब के बावजूद भी जीसू आज भी एक पॉपुलर यूट्यूबर है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कैसे वो लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वीडियोस को बना सकते हैं? ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सबके माइंड में उनकी छवि चेंज हो गई, और वो इंसिडेंट जिसने रफ एंड रेडी चैनल को दोबारा से पॉपुलर किया वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने भी उसके बारे में जरूर सुना होगा, और उस इंसिडेंट का नाम है द डेव मर्डर केस। उस टाइम पब्लिक उस केस की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि एक बंदे ने उस स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह मारा था जिसे वो पढ़ा रहा था, और इसी वजह से सभी लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। ये उस दिन की बात है जब डेव को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके, और वो पूरा का पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ था जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे थे, पर व्यूअर्स इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि यूट्यूबर्स का गुस्सा फेक था और वो लोग तो वहाँ पर बस अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने आए थे। पर तभी वहाँ पर सबके सामने एक और क्रिमिनल आ गया जो कि और कोई नहीं जीसू था, और वो काफी टाइम से स्पॉटलाइट से दूर था। पर तब उसने डेव को जुजुत्सु टेक्निक से पकड़ लिया जिससे कि डेव जोर जोर से चीखने लगा और सारे व्यूअर्स को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा, जिस वजह से वो लोग उसे हीरो मानने लगे। और इसी मूवमेंट के बाद एक घटिया इंसान लोगों की नजरों में अच्छा इंसान बन गया, और इस तरह जीसू ने लोगों के दिल में अपनी फिर से जगह बना ली। तब मांगी ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पब्लिक इतनी आसानी से अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकती है। तब स्नैपर उसे समझाता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत से स्ट्रीमर्स ने इसके लिए माफी भी मांगी है और स्पॉटलाइट से दूर रहे हैं ताकि उनके फैंस को ये एहसास हो सके कि उन्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है। और उसके बाद वो इसलिए वापस आ पाए हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीम को देखकर लोगों को मजा आता था। जब जीसू और उसका भाई बनवास से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, और उसके बाद वो कंटेंट अपलोड किया जो कि उन्होंने जंगल में रहकर बनाया था, और इस तरह उनका यूट्यूब चैनल दोबारा से पॉपुलर हो गया और वो इसके जरिए ही और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो हॉबिन उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसके साथ जीसू ने जबरदस्ती की थी, और स्नैपर उसे बताता है कि वो लड़की अभी भी उसी दर्द से गुजर रही है। पर उसे एक चीज समझ नहीं आ रही होती कि जीसू तो इतना स्मार्ट है नहीं कि वो देव के मर्डर केस का फायदा उठा सके, और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये आइडिया था किसका। तब हम यहाँ पर स्योंगजुन और जीसू को देखते हैं। स्योंगजुन, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कहा था कि मुझे डेव को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो हम इतने क्लोज थे भी नहीं, और ऊपर से तो मैं तुम्हारी कंपनी का पार्ट भी नहीं था। वो सब कुछ मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता था कि हम लोगों के माइंड को कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो छोड़ो, वैसे भी अब वॉर का टाइम हो चुका है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हॉबिन जीसू से लड़ने के लिए बैलेट डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें उसे काफी दर्द हो रही होती है, पर वो अपनी माँ को याद करके कुछ भी करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतना होता है। और इस लड़ाई के लिए उसने पोस्ट भी डाली होती है जहाँ पर उसने लिखा होता है कि वो जीसू के साथ लड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर स्योंगजुन के साथी को देखते हैं जो कि सारे व्यूअर्स को बताता है कि वायरल हिट और रफ एंड रेडी चैनल के बीच में लड़ाई होने वाली है, और उसमें जो भी जीतेगा उसे दूसरे चैनल के मैनेजिंग राइट्स मिल जाएंगे, जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स को लग रहा होता है कि वायरल हिट तो कभी भी जुजुत्सु को नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ स्योंगजुन भी इसी बारे में बात कर रहा होता है और उसे भी लग रहा होता है कि हॉबिन के लिए जुजुत्सु फाइटर के साथ लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। तो स्योंगजुन खुद को अच्छा दिखाने के लिए सबके सामने ये कहने लगता है कि वो उम्मीद करता है कि हॉबिन जीत जाए, पर उसके सब्सक्राइबर्स को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और हम देखते हैं ये बात बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी होती है। तो रूमी भी इसी बारे में बात करने लगती है और वो सभी सब्सक्राइबर्स को इस लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं इस लड़ाई से पहले हॉबिन न्यू कंपनी ने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल मैच तैयार किया होता है, जो मैच बॉडी बिल्डर हियोक्सु और सीसरियम चैंपियन मांगी के बीच में होता है, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो मैच आर्म रेसलिंग का होता है। तो यहाँ स्नैपर भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वायरल हिट की भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर स्नैपर हॉबिन से पूछ रहा होता है कि क्या वो जीसू को हरा पाएगा, जिसके लिए हॉबिन हाँ कहता है क्योंकि उसे अब उससे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। और हम देखते हैं जीसू भी उसके सामने आ चुका
चुका होता है। ये तो बहुत कमाल की बात होगी हॉबिन। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे भी नहीं, पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे कि तुम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तब यहाँ स्नैपर हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि हॉबिन ने अपने हाथ बांध दिए होते हैं और हमें पता चलता है कि हॉबिन ने ये सब कुछ सैम डक के कहने पर किया है। जुजुत्सु ब्राजील की नेशनल मार्शल आर्ट है, तो इसलिए अगर ओपोनेंट तुम्हारे हाथों या फिर पैरों को पकड़ लेगा तो तुम उसी टाइम हार जाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हारे हाथों को कभी पकड़ ही ना पाए। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो हॉबिन? क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिरकार तुमने अपने हाथों को क्यों बांध रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे जीत जाओगे? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम हारे तो तुम्हारे चैनल के मैनेजिंग राइट्स उसके पास चले जाएंगे। तो हॉबिन स्नैपर को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि 3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसे सुनकर सब्सक्राइबर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उन्हें लगने लगता है कि शायद हॉबिन पागल हो चुका है। अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड में हरा सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।